हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे हो और आपका जिद 2024 में सिलेक्शन लेना है, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में आप सभी को रीजनिंग का जितना भी प्रश्न है, टॉप प्रश्न है और सभी प्रश्न आप सभी के लेटेस्ट टॉपिक यानी लेटेस्ट प्रश्न के अनुसार आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा 7 से 8 सेकेंड में। इन सभी प्रश्नों को हल किस प्रकार आप लोग करना जानोगे, समझो, यही सिखाया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोग अपने रीजनिंग में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, वो भी वैसा प्रश्न को जो कि लेटेस्ट हो, इम्पोर्टेंट हो, समझ रहे हो। तो और आप सभी को यह क्लास में लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही सीरीज चलाया जा रहा है और यह सीरीज आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम चलाया जा रहा है ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को एग्ज़ाम में इंक्रीज करें, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे बताना होगा कि इतना का संबंध इतना से जिस प्रकार है, इतना का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो आप सभी को बताना होगा भाई। तो देखो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना और समझना। देखो पहले आप लोग लॉजिक खुद से पता करना और राइट आंसर पता करना, और हमसे पहले आप लोग हर प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर टाइप करते चलना, और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, फिर समझते चलना, समझ रहे हो ना। देखो कह रहा है ना कि DRIVEN इतना को इतना लिखा। जब भी ये अल्फ़ाबेट से ऐसे प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग क्या करना, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करना, ताकि क्या हो जाए, आपका राइट आंसर क्या पता करने में बहुत ही ज़्यादा और आसान हो जाए। तो देखो इसमें क्या करोगे भाई, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन से कैसे पता करोगे, तो इस तरह से करना कि देखो अगर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखो कि डी का कितना होता है 4 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 होता है और एन का 14 होता है। इतना और इतना को इतना लिखा, यानी कि इतना को क्या लिखा, इतना लिखा, यानी इसका कितना मान होता है। देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो ई का होता है 5, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, डी का कितना होता है, तो 4 होता है, आर का 18 होता है और वी का 22 होता है और एन का 14 होता है। अब समझना कि इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है। तो देखो भाई यहाँ 5 से 4 आया, 18 से 19 आया, इसमें तो कोई कुछ नहीं दिख रहा है, इस तरह से नहीं दिख रहा है। तो देखो क्या लॉजिक लगाया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, थोड़ा सा दिमाग को आप लोग थोड़ा सा हाई पॉइंट पे करना। जैसे कि देखो इसमें कितने वॉवेल दिख रहा है भाई। तो देखो आप लोग पहले समझना, वॉवेल 5 होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। ए ई आई ओ यू इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि वॉवेल कितना होता है, 5 होता है। अब देखो इसमें वॉवेल कौन है, तो देखो एक आई है, एक ई है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा ना वह क्या लिखा, तो पहले ई लिखा फिर आई लिखा। क्योंकि इसलिए वॉवेल पहले लिखा और वो भी पहले ई लिखा क्योंकि देखो अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है। देखो इस तरह से समझना, इस तरह से समझना कि आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और ई का 5, तो सबसे पहले ABCD में अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, तो देखो 5 आएगा, उसके बाद नैनो होगा। तो देखो पहले ई लिखा उसके बाद आई लिखा, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद फिर देखो डी लिखा, यानी कि फिर डी लिखा, फिर देखो आर लिखा और फिर भी लिखा और फिर एन लिखा, यानी कि कॉन्सोनेंट जिस प्रकार था ना ज्यों का त्यों लिख दिया। लेकिन वॉवेल था तो वॉवेल में पहले अल्फ़ाबेट जो सबसे पहले आया वो लिखा, उसके बाद उससे बाद कौन आया जो लिखा, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है इसमें ज्यों था वहीं त्यों का लिख दिया इसमें, समझ रहे हो ना। तो उसी प्रकार से हम इसमें करेंगे। तो इसमें देखो पहले वॉवेल कौन है, तो देखो ई है फिर यू है, समझ रहे हो, क्योंकि ए ई आई ओ यू होता है। अब देखो कि ए ई आई ओ में सबसे पहले वॉवेल कौन होता है, तो बोलोगे सर सबसे पहले ई होता है, तो यानी कि ई दोगे। उसके बाद वॉवेल कौन है, यू है, तो यानी यू दोगे। और उसके बाद कॉन्सोनेंट जैसे है ना वैसे के तैसे लिख दिया, यानी बी है यहाँ पे तो बी लिख दिया, उसके बाद जी लिखा, उसके बाद एम लिखा। अब देखो भाई ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो EUBGM बोले तो ऑप्शन नंबर A4 एप्पल,
समझ रहे हो। तो राइट आंसर क्या निकल के आया आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आया, जो कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या है, समझना। 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, देखो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो भाई आप सभी को सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इस बार देखो, इस बार किससे है, इससे पहले प्रश्न था जो अल्फ़ाबेट से सही विकल्प का चयन कराना था, लेकिन इस बार शब्दों का सही विकल्प चयन करा रहा है। आप सभी को बोले थे ना कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वह आप सभी को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे इस बार क्या बताना है, तो शब्दों का संबंध बताना है, यानी कि पुरुष का संबंध जिस प्रकार जीवनी से है, राष्ट्र का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो इसमें आप सभी को किस प्रकार से सोचना है भाई, तो इस प्रकार से सोचोगे कि पुरुष और जीवनी में क्या संबंध है। तो देखो पुरुष की बात करें तो पुरुष का जो होता है वह क्या होता है, तो जीवनी होता है, यानी पुरुष होता है या फिर मनुष्य। जैसे कि पुरुष का भी जीवनी होता है, स्त्री का भी जीवनी होता है, यानी कि मनुष्य जाति आ जाएगी। जैसे कि आप हैं तो आप एक जिस दिन महान आदमी बन जाओगे कि आपका नेचर महान हो जाएगा, आपकी कर्म महान हो जाएगा, तो आप पे क्या लिखाया जाएगा, जीवनी लिखाया जाएगा। जैसे हमारे भगवान क्रिकेटर का है तो सचिन तेंदुलकर, इस तरह से तो उनका क्या है, जीवनी है। इसी प्रकार से पुरुष का क्या लिखाया जाता है, तो जीवनी। उसी प्रकार राष्ट्र का क्या लिखाया जाता है, तो जो राष्ट्र होता है उसका क्या लिखाया जाता है, तो भूगोल नहीं, नेता नहीं, जनता नहीं, क्या लिखाया जाता है, इतिहास। क्या लिखाया जाता है, इतिहास। राष्ट्र का क्या लिखाया जाता है, तो इतिहास। इस प्रकार से आप सभी को सोचना समझना पड़ेगा। समझ रहे हो हमारे सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो समझना अगला प्रश्न आप लोग को देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। अब इस बार आप सभी को संख्या का सही संबंध बताना है। पहले आप लोग बताया अल्फ़ाबेट का, फिर बताया शब्दों का, इस बार संख्या का सही संबंध बताना है। देखो कैसे सोचोगे भाई, तो इस तरह से सोचना, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 66 है, और 12 से 66 जिस प्रकार हुआ, 10 से यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई और कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना। जैसे कि देखो यहाँ 12 से क्या हुआ, तो 66 हुआ, यानी कि कौन सा लॉजिक लगा के 12 से 66 किया, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर आप लोग इस 12 में 5 का गुना करो तो बोलोगे सर 12 में 5 का गुना किए तो कितना आया, तो 12 × 5 = 60 आया, लेकिन आपको चाहिए 66, क्या चाहिए, 66। तो क्या करोगे, तो देखो 12 में 5 गुना किए तो 12 × 5 = 60, और फिर यह जो 12 है ना, इस 12 का आधा करो तो कितना आएगा, 6, और इस 6 को इसमें जोड़ दो। तो देखो 12 × 5 = 60, और 60 और 6 66, देखो 66 आ गया। अब वही लॉजिक इसमें लगाना है, इस 10 में भी क्या करना है, गुना 5 करो, तो 10 × 5 = 50, और 50 में फिर कितना जोड़ोगे, तो 10 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 5। अब देखो 10 × 5 = 50 और +5 कितना आएगा, तो 55 आएगा, यानी कि 55 बोले तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना कि क्या आप सभी के लिए आ रहा है। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। समझना, कह रहा है राम ने सीता से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो राम ने सीता से कहा कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, देखो यहाँ पे सीता लिखो, सीता लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, समझना एक व्यक्ति है। अब देखो आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो
राम ने सीता से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ? इस व्यक्ति की माँ, उसकी माँ तुम्हारे पिता की यानी सीता के पिता की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। यानी कि सीता के पिता के जब एकमात्र पुत्री होगा तो वह सीता खुद होगी, और सीता जो है वह कौन है? तो इस व्यक्ति की माँ है। समझ रहे हो हमारी बातों को? हमारी बातों को थोड़ा सा गहराई से समझना। कह रहा है कि उसकी माँ, इस व्यक्ति की जो माँ है ना, तुम्हारे पिता यानी सीता के पिता की एकमात्र पुत्री, तो सीता के पिता की एकमात्र पुत्री, जब इसकी एकमात्र पुत्री होगा तो वह सीता स्वयं होगा, और उसकी पुत्री कौन है? तो इस व्यक्ति की माँ है। यानी कि सीता क्या होगा, कि सीता क्या होगी? तो इस व्यक्ति की माँ होगी। अब देखो प्रश्न करा है, सीता का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? यानी कि यह व्यक्ति सीता को क्या कहेगा? तो देखो यहाँ तो कह चुका है माँ, यानी कि क्या कहेगा? सीता व्यक्ति, इस व्यक्ति सीता को, तो इस व्यक्ति सीता को क्या कहेगा? तो माँ कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो समझना, अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? देखो 5 नंबर का प्रश्न है ना, जो कि डायरेक्शन से है, दिशा से, और इसमें कुछ पॉइंट आप सभी को समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो, ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर हम पूरब कहते हैं, और इधर हम पश्चिम कहते हैं। इतना बात तो हमारे समझ रहे हो। और इसमें कुछ और बात समझना है, जैसे कि इस तरह की दिशा को हम क्या कहते हैं? तो उत्तर। इस तरह की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? तो इधर से उत्तर कहेंगे और इधर से पूरब कहेंगे, यानी उत्तर पूरब कहेंगे। अब समझना कि इस तरह के दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इधर से उत्तर कहेंगे, इधर से पश्चिम कहेंगे, यानी उत्तर और पश्चिम कहेंगे। इस तरह के दिशा को क्या कहेंगे? तो इधर से दक्षिण कहेंगे और इधर से पश्चिम कहेंगे, यानी दक्षिण पश्चिम। और इस तरह के दिशा को क्या कहेंगे? तो इधर से दक्षिण कहेंगे और इधर से पूरब कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे। इतना बात को आप लोग को समझना पड़ेगा और थिंकिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हो? सोचना पड़ेगा। अब देखो क्या कर रहा है प्रश्न, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप लोग इतना समझते हो तो। देखो कह रहा है ए बी से 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। देखो हमारी बातों को समझना, ए यहाँ है और ए जो है ना बी से, यानी कि ए जो है बी से 20 मीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आप सभी को मैं क्या बताया हूँ? तो देखो दक्षिण कहाँ है? नीचे में है। समझना, इस तरह से समझना कि दक्षिण देखो कहाँ है? तो दक्षिण बोलोगे नीचे में है। और क्या कर रहा है? दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम कहाँ है? यहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम किस तरह से हो जाएगा? इस तरह वाले दिशा को क्या कहोगे? दक्षिण पश्चिम। यानी कि ए जो है ना बी से किस दिशा में है? तो ए जो है बी से दक्षिण पश्चिम दिशा में, वही तो दिशा कर रहा है। देखो इस तरह से दिशा है ना, इस तरह से दिशा हो गया। यानी कि ए जो है बी से, बी के यानी बी के किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम के दिशा में। इतना बात हमारे समझ रहे हो? अब कर रहा है सी जो है बी के 20 मीटर दक्षिण पूरब में है। सी जो है ना बी के दक्षिण पूरब में। अब दक्षिण पूरब कहाँ बताया मैं? दक्षिण यहाँ बताया, समझना, और पूरब यहाँ बताया। और दक्षिण पूरब की दिशा कैसी होती है? तो ऐसी होती है, यानी कि इस तरह से होती है, समझो। और सी जो है बी के 20 मीटर दक्षिण पूरब में, यानी 20 मीटर यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी 20 मीटर था। 20 मीटर और 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अब देखो क्या कर रहा है प्रश्न को, अब समझना आप लोग। ए सी के सापेक्ष किस दिशा में? ए देखो कहाँ है? ए यहाँ है, सी यहाँ है। अब करा ए जो यह है ना सी के सापेक्ष, यानी सी के सापेक्ष किस दिशा में है? तो ए जो है सी के सापेक्ष किस दिशा में है? तो इधर वाले दिशा को आप लोग क्या कहते हो? तो देखो इधर वाले दिशा को आप लोग क्या कहते हो? तो इधर वाले को क्या कहते हो? तो पश्चिम दिशा कहते हो। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। इस तरह से आप सभी को समझना तो पड़ेगा। समझ रहे हो हमारे विद्यार्थी सभी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं, समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ARMS को इतना लिखा जाता है
तो इतना को क्या लिखोगे। समझना, जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, ए है, फिर आर है, फिर देखो एम है, एस है। इसको क्या लिखा, तो एन लिखा, फिर देखो क्या लिखा, ई लिखा, फिर जेड लिखा, फिर एफ लिखा। इतना लिखा ना। अब आप सभी से क्या पूछ रहा है, आप सभी से पूछ रहा है एम ए आर एस को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को फोकस करो कि देखो एस का कोड क्या लिखा, तो एफ लिखा, यानी एस जो है ना उसको क्या लिखेगा, तो एफ लिखेगा। समझो। फिर देखो एम का कोड क्या लिखा, यहाँ पे देखो इस तरह से। फिर देखो यहाँ पे क्या है, आर है। फिर देखो यहाँ पे आर है, तो आर का कोड देखो क्या लिखा है, इधर से दूसरा, तो दूसरा में कौन है, ई, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर देखो ए का कोड क्या लिखा, एन, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। और फिर देखो एम, एम का कोड क्या लिखा, जेड, तो यहाँ पे जेड दोगे। तो जेड एन ई एफ कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि इस तरह से आप सभी को राइट आंसर लगाना है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है चारों में से 3 किसी प्रकार समान है, अतः विषम को चुनिए। यानी कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, चयन करना है, पता करना है। तो कैसे करोगे, कैसे समझोगे, समझना। देखो अगर इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन की हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, चील है, यहाँ पे क्या है, गिद्ध है, और यहाँ पे क्या है, हंस है। अब आप लोग बताओ यहाँ पे क्या है, कीवी है। तो देखो आप लोग समझना और सोचना, अगर हम ऑप्शन बी सी डी की बात करें तो यह जो तीनों पक्षी है ना, यह तीनों पक्षी उड़ने वाली है, यानी क्या करने वाली है, उड़ने वाली है, यानी उड़ती है। लेकिन जब हम कीवी की बात करें तो यह उड़ने वाली पक्षी नहीं है, यह उड़ती आसमान में नहीं है। यानी सबसे अलग बोले तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, कीवी है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है 4 में से 3 किसी प्रकार से समान है, अतः विषम विकल्प को चुनिए। इस बार आप सभी को अल्फ़ाबेट से विषम की पहचान करना है। तो कैसे करोगे, हमारी बातों को समझना। जब भी अल्फ़ाबेट से विषम की बात करें ना, तो इस तरह से समझना, आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन का लिखना। जैसे कि देखो अगर हम टी की बात करें तो 20 होता है, यू का बात करें तो 21 होता है, डब्लू की बात करें तो 23 होता है, और जेड की बात करें जब हम तो क्या होता है, 26 होता है। हमारी बातों को समझना। आगे देखो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, और एस का 19 होता है। आगे देखो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, और जे का 10 होता है। इतना समझियो। आगे देखो क्या है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है, और एक्स का 24 होता है। अब आप लोग इसमें लॉजिक लगाना कि क्या लॉजिक लगा रखा है, समझो। देखो अगर हम टी की बात करें, टी से यू गया, यानी टी का 20 और यू का 21, तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 1 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। फिर देखो डब्लू से जेड गया, डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है, 23, और 23 से 26 गया, तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 23 से 26 गया, यानी कि क्या हुआ, तो प्लस का 3 हुआ। समझ रहे हो, प्लस का 3 हुआ। इसी प्रकार देखो एम से एन गया, यानी 13 से 14 गया, तो क्या हुआ, तो प्लस का 1 हुआ। फिर देखो पी से एस गया, यानी 16 से 19 गया, तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। समझना। फिर देखो डी से ई गया, यानी 4 से 5 गया, तो प्लस का 1 हुआ, और जी से 7 गया, यानी 7 से 10 गया, तो प्लस का 3 हुआ। लेकिन जब हम बात करें ऑप्शन डी की, तो पी से क्यू गया, यानी कि 16 से 17 गया, तो प्लस 1 हुआ। लेकिन क्या हुआ,
+1 हुआ, लेकिन जब T से Q गया, 20 से 24 गया तो +4 हुआ। अब आप सभी को पता चला होगा कि ऑप्शन ए बी सी में 1 +1 +3 +1 +3 +1 +3 है, लेकिन ऑप्शन डी जो है +1 +4 है, जो कि आपका क्या है, तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी। वही तो कह रहा था कि विषम की पहचान करें, तो विषम कौन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 19 नंबर का प्रश्न आपसे 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ। देखो कह रहा है 4 में से 3 विकल्प समान है अतः विषम की पहचान करें। देखो इस बार संख्या का विषम पहचान करना, यानी संख्याओं में से छांटना है कि इन 4 संख्याओं में, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है सबसे अलग है, सबसे हटके है। तो देखो इसमें आप लोग क्या लॉजिक लगा सकते हो भाई। तो देखो इसमें देखो क्या है, तो 64 है, 54 है, 104, 91, 56, 40, 32, 28। तो कैसे सोचोगे भाई। तो देखो इस प्रकार से सोचना, यहाँ पे क्या है, 6 है, 4 है, 5 है और 4 है। समझना, अगर हम इन सभी के क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आता है। तो देखो 6 4 10, 5 15 और 15 और 4 19, कितना आया भाई, 19 आया। अब देखो इसको जोड़ो, तो 1 + 0 + 4 + 9 + 1 तो कितना आएगा। तो देखो 101 और 1 + 4 कितना होगा, 5 और 5 और 1 कितना होगा, तो 5 1 6 और 6 और 9 कितना होगा, तो 6 9 15। समझ रहे हो हमारी बातों को। आगे देखो 5 + 6 + 4 प्लस यहाँ पे 0। अब देखो क्या करो, तो 6 और 5 क्या होगा, तो 6 5 11 और 4 15। समझ रहे हो ना। अब ऑप्शन डी में देखो 3 + 2 + 2 + 8, 8 2 10, 2 12 और 12 3 15। समझ रहे हो। तो देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में जब सभी संख्या के अंकों को जोड़ते हो तो 15 आता है, लेकिन जब ऑप्शन नंबर बी के सभी संख्या के अंकों को जोड़ते हो तो 19 आता है। और वही तो कह रहा है सबसे विषम, तो सबसे विषम ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। चलो भाई अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो 10 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अगर 34 को 15 से इतना करते हो तो जिस प्रकार इतना आता है, 34 और 15 में किस प्रकार कैलकुलेशन करो कि इतना आ जाए, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पे कितना कैलकुलेशन करोगे, किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे कि इतना आ जाए। देखो यहाँ पे यह जो गुना का चिन्ह है ना, वास्तविक चिन्ह नहीं है, इस पे मत जाना, नहीं तो फिर गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 43 × 12 करोगे तो इतना नहीं आएगा। यानी कि यही तो आप सभी से पूछना चाहता है कि 43 और 12 में इस गुना के जगह क्या आप लोग मान रखो और किस प्रकार कैलकुलेशन करो ताकि आप सभी का 504 आ जाए। वही तो आप सभी को पूछ रहा है जी। तो किस प्रकार से सोचोगे समझोगे। तो देखो इस प्रकार से सोचना और समझना कि आखिर इसमें लॉजिक लगाया तो लगाया क्या। तो देखो अगर आप लोग इसमें इस तरह से सोचते हो क्या कि 43 × 12 = 504, तो देखो 504 लाने के लिए 43 और 12 से किस प्रकार कैलकुलेशन करोगे। तो देखो पहले आप लोग 43 और 12 को गुना करो तो कितना आएगा, तो 12 तिया 36 के 6 बाकी 3, अब 12 चक्का 48 और 48 और 3 कितना होता है, तो 48 और 3 51, 51 हो गया। 500 कितना हो गया, 16। लेकिन आपको चाहिए 504, तो फिर क्या करो, इस 12 को इसमें घटा दो, इस 12 को इसमें घटा दो, यानी क्या करो, इस 12 को इसमें घटा दो तो कितना होगा, 12 में से 2 जाएगा 4, ये 0 5, देखो 504 आ गया। अब जो लॉजिक देखो इसमें आप लोग लगाए हो वही लॉजिक इसमें लगा के इतना लाना है 495। अगर आ गया तो लॉजिक सही है, उसी प्रकार इसमें लगा के राइट आंसर का पता कर लेना। तो देखो अब चेक किस में करोगे, तो इसमें करोगे। यहाँ पे क्या है, तो 34 है गुने 15 है बराबर कितना है, तो 495। अब 15 × 34 करो तो कितना आएगा, 15 चौका 60 के 0 बाकी 6, अब 15 तिया 45 और 45 और 6 कितना होगा, तो 45 और 6 51, कितना हो गया, 45 और 6 51। अब आप सभी को इसमें क्या करना है, तो इसमें आप सभी को माइनस करना है कितना,
तो इस 15 को माइनस करना है, क्योंकि देखो इस 12 को इसमें माइनस किए हो तो इस 15 को इसमें माइनस करोगे ना। तो देखो 0 में से 5 जाएगा 5, ये हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा 9 और ये हो गया 4, 495 देखो आ गया। तो बोलोगे जी सर, यानी कि क्या लॉजिक किया ना कि पहले जो था उसका गुना कर दिया और यहाँ पे जो दूसरे अंग था, यहाँ पे जो दूसरे था उसको घटा दिया। तो इसमें भी वही करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और ये इसको घटा देंगे और राइट आंसर का पता कर लेंगे। तो करो ना। तो देखो यहाँ पे क्या है 98 गुने 17 और बराबर हमें लाना है। तो यहाँ पे गुना करो, 17 8 36 से 136, 36 136 के 6 बाकी बचा 13 और 17 से 19 से 17 36 से 17 नमा 53 से 153। अब 13 153 जोड़ो 3 3 6 5 1 6 1 कितना है तो 166, यानी 1666 आ गया। उसके बाद फिर इस 17 को इसमें क्या करो तो घटा दो। तो देखो 16 हो गया, 16 में से 7 जाएगा 9, 7 16 9 आ गया। फिर देखो ये कितना 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 1, 1600 कितना आ गया 49। तो 1649 कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हो यहाँ तक हमारी बातों को। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि सुबह और शाम वाले नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है समझना। देखो 11 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का रेशियो इतना है, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगा। तो देखो आप लोग बोलोगे कि सर यह तो बोले हैं आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है पर मैथ आ गया। तो देखो समझना, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एग्जामिनर बहुत तेज़ हो जाता है, यानी ओवर स्मार्ट बनता है। तो क्या करता है ना कि जो मैथ का जो छोटा छोटा प्रश्न होता है ना, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप में बनने वाला प्रश्न, यानी कि छोटा छोटा प्रश्न, उसको क्या करता है तो उसको कर देता है रीजनिंग में डाल देता है। यानी आप लोग इसमें उलझ जाओ, लेकिन आप लोग तो मैथ में बादशाह, उलझना तो है नहीं। तो देखो कैसे करोगे समझना। कर रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का योग उसकी आयु का अनुपात इतना है, तो राम की वर्तमान आयु की याद करो। तो देखो अगर मैं इस तरह से चलता हूँ कि राम की आयु को मैं x मान लूँ और श्याम की आयु को मैं कितना मान लूँ तो 45 और माइनस x मान लूँ। कितना मान लो इतना मान लो। तो बोलोगे सर ऐसे कैसे मान लियो। तो देखो करा है राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग इतना है। अब देखो x और प्लस 45 माइनस x जोड़ोगे तो x प्लस और x माइनस कट जाएगा, 1 45 आ जाएगा। वही तो करा है दोनों का योग 45। इतना बात हमारे समझ रहे हो ना, इतना तो समझना चाहिए। चलो आगे देखो। अब कर रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात, यानी कि क्या कर रहा है 5 वर्ष पहले, यानी कि पीछे कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले यानी क्या होगा तो x माइनस 5 और राम का और श्याम का क्या होगा तो श्याम का होगा 45 माइनस x और माइनस 5। समझ रहे हो इतना होगा। का रेशियो कितना है तो 6:1 है, यानी 6/1 है। अब आप लोग क्या करो तो इसका कैलकुलेशन करो। किस तरह से तो इस तरह से देखो, यहाँ पे इस तरह से गुना करो, इधर इधर और इधर इधर। तो देखो x माइनस 5 बराबर 45 गुने 6 करोगे तो कितना आएगा तो 6 5 30, बाकी 3 और 6 चौका 24 और 3 कितना होगा 27 और माइनस 6x और माइनस 6 5 30। इतना समझ रहे हो। अब देखो क्या करो, इस 6x को इधर ले लाओ और 5 को उधर ले चल जाओ। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना है तो माइनस में 30 है। अब देखो क्या करो, तो देखो 6x इधर चलाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 6x और 1x कितना हो जाएगा, इस तरह से समझना। 6x और 1x क्या होगा 7x हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा तो देखो 270 और फिर 5 इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो 275 और फिर यहाँ पे माइनस कितना है तो माइनस का 30 है। समझ रहे हो। अब देखो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 275 में 30 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 245 आएगा, और 245 आएगा और बटा 7 हो जाएगा। अब देखो आप लोग काटो, x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 7 तिया 21 होगा, क्या होगा 7 तिया 21, बाकी बचा 3 और 7 बचे 35, यानी कि कितना बरस आ गया, तो 35 बरस आ गया। और वही तो कह रहा था कि राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु x बरस और x का मान 35 यानी 35 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग को बहुत तरीका होगा इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए, लेकिन हमें समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप सभी को समझाने पड़ा, समझो। तो आप लोग को बहुत तरीका से राइट आंसर आप लोग निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमें समझाने के लिए आप सभी को इस तरह से किए, समझो। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, 35 वर्ष, जो कि बेसिक मेथड है, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है, या जो है ना, देखो नंबर सीरीज का प्रश्न है। इस भाट की जगह आप सभी को सोचना होगा, बताना होगा कि क्या होगा। तो देखो इसमें क्या किया है, आप लोग समझने की कोशिश करना कि किस तरह से लॉजिक लगा रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सीरीज वाले प्रश्न आ जाए ना, तो देखना कि आखिर क्या हुआ। तो देखो 8 है, 9 है, 13 है, 22 है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो रहा है, सीरीज में चल रहा है। तो देखो अगर हम बात करें कि 8 से 9 गया, 9 से 13 से 22 गया, तो इसमें किस प्रकार से सोच सकते हो। तो इस प्रकार से सोचना कि 8 से 9 गया तो क्या जोड़ा, तो प्लस 1 का स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 8 में 1 जोड़ोगे 9 होता है। फिर देखो 9 से 13 गया, यानी कि क्या हुआ, तो बोलोगे सर 9 से 13 गया यानी 2 का स्क्वायर किया, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 9 4 13। फिर देखो 13 से 22 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 13 कितना होता है 22। अब देखो आप सभी को सीरीज पता चल गया होगा कि पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इस बार 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुने 4 16, और 16 और 22 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 2 8 और 6 2 16, और 16 और 22 को जोड़ोगे कितना आएगा, 6 2 8 और 2 1 3 यानी 38। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना बाबू, क्या कर रहा है। देखो 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न समझना। यह भी सीरीज का है, लेकिन यह सीरीज कैसा है, तो बोलोगे सर यह सीरीज जो है ना उल्टा पुल्टा है, यानी पहले देखो बढ़ गया, 14 से 15 गया, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। और जब आप सभी के सीरीज इस तरह से बढ़े घटे तो कैसे लॉजिक लगाओगे, हमारी बातों को समझने की कोशिश करना। देखो अगर 114 से 15 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 114 से 15 गया यानी कि 1 का क्यूब जुटा। अब देखो 1 पर पावर कितनों ही डालो वह 1 ही होता है, तो 114 में 1 जोड़ोगे 115, और 115 से 107 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 115 से 7 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे 9, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, तो बोलोगे माइनस का 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे 115 में 8 घट गया तो 107 हो गया। समझ रहे हो ना। अब इसी प्रकार देखो 107 से 134 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे इस बार कि सर इस बार तो इंक्रीज हुआ, देखो 107 से 134 हुआ तो इंक्रीज हुआ। अब कितना का इंक्रीज हुआ, तो देखो कितना का इंक्रीज हुआ यहाँ पे, तो बोलोगे सर 107 से 134 गए यानी कि 7, और ये हो गया 2, यानी 27 का इंक्रीज हुआ। यानी 27 कैसे होगा, तो 3 पर पावर 3 होगा, 3 दिया 9 9 दिया 27, यानी कि 3 पर पावर 3 हुआ। आगे देखो क्या हुआ, तो 134 से 70 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ पे घट गया यानी डिक्रीज हो गया। कितना का, तो देखो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यानी 64 का क्या हो गया, तो डिक्रीज हो गया। अब 64 का डिक्रीज कैसे करोगे, तो 4 पर पावर 3 करोगे, यानी 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चक्का 16 चक्का 64 यानी 64, यानी कि 143 में 64 घटाए हो तो 70 आ गया। अब इसी प्रकार जब अगले पद को निकालोगे तो क्या करोगे भाई, तो क्या सीरीज चल रहा है, तो पहले 1 जोड़ा, फिर 2, 1 का क्यूब जोड़ा, फिर 2 का क्यूब घटाया, फिर 3 का क्यूब जोड़ा, फिर 4 का क्यूब घटाया, तो इस बार क्या करेगा,
5 का क्यूब जोड़ेगा। और 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125। और 70 में जब 125 को आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 और 7 दोनों और 1, 195 यानी 195। बोले तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर C निकल के आया, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 14 नंबर की प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। देखो यहाँ पे कर रहा है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं कि इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखोगे, बताना होगा आप सभी को और सोचना समझना होगा। तो कैसे लॉजिक लगाओगे भाई, तो देखो अल्फ़ाबेट से है, तो अल्फ़ाबेट से आप सभी को समझना होगा कि आप सभी को कि जब भी अल्फ़ाबेट से आ जाए ना तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, डी है, फिर देखो आर है, फिर ओ है, एन है, ई है, और इतना को क्या लिखा, तो एस लिखा, ई लिखा, आर लिखा, एफ लिखा और क्या लिखा, ओ लिखा। अब आप लोग को क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 4, आर का 18, ओ का 15, एन का 14, ई का 5। समझो। फिर देखो एस का कितना होता है, 19 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है, और ओ का कितना होता है, 15 होता है। अब आप लोग देखो कि आखिर इसमें लॉजिक लगाया तो लगाया क्या। तो देखो इस तरह से सोचना यहाँ पे कि देखो जो पहले था इस तरह से, यानी डी देखो जो पहले है उसको कहाँ लिख दिया भाई, तो उसको लिख दिया दूसरे में, यानी पहले को दूसरे में। इस तरह से समझो, देखो इस तरह से समझोगे तो आसान भाषा में जल्दी समझोगे। देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एस है, ई है, फिर आर है, फिर एफ है और फिर ओ है। समझ रहे हो। अब देखो क्या किया है, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है और ई का कितना होता है, 5 होता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करो, इस तरह से समझो कि एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, एफ का 6 होता है, ओ का 15 होता है। अब आप लोग को मैं समझाने में आसान तरीक़ा से समझाऊंगा। देखो अगर हम बात करें कि देखो इस तरह से ऐसे हुआ कि डी था ना, जो पहले था उसको दूसरा में ले चल गया, और आर जो था वो दूसरे में उसको पहले में ले गया। लेकिन क्या किया, तो देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 और 4 से कहाँ गया, तो इधर 5 गया, यानी कि एक क्या हुआ, तो एक यहाँ पे बढ़ गया। इसी प्रकार आर का देखो 18 है और 18 से दूसरे वाले पहले में आया और यहाँ भी प्लस का 1 हुआ। क्या किया, तो पहले वाले दूसरे में गया लेकिन एक जोड़ के, और दूसरे वाले पहले में आया लेकिन एक जोड़ के। समझ रहे हो हमारी बातों को। अब देखो यहाँ पे कि ओ जो था ना, ओ से आर गया यानी सामने आया, और ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है, 15, और 15 से सामने आया लेकिन क्या जोड़ा, तो प्लस का 3 जोड़ा। इस तरह से समझना। ओ जो था, ओ से ओ जो था उसको सामने लिख दिया लेकिन 3 जोड़ के। अब फिर देखो यहाँ पे क्या किया, एन जो था, एन को ओ लिखा, यानी कि इस तरह से जो था दूसरे में उसको पहले में लिखा, लेकिन एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 14 से 15 किया तो क्या किया, तो प्लस का 1 किया। फिर देखो ई से एफ गया और जो अंत में था उसको दूसरे में लिखा, लेकिन यहाँ भी प्लस का 1 किया। तो अब आप सभी को समझ में आया लॉजिक कि जो पहले में था उसको दूसरे में लिखा लेकिन एक जोड़ के, जो दूसरे में था उसको पहले में लिखा लेकिन एक जोड़ के, और जो 3 नंबर पे था उसको 3 नंबर में जोड़ा लेकिन उसमें 3 जोड़ के लिखा, और जो फिर अंति से जो पहले था उसको दूसरे में लिखा, और अंति से दूसरे में था उसको पहले में लिखा लेकिन एक एक जोड़ के। तो वही लॉजिक इसमें करके राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे, तो कर लेंगे। तो देखो ना, समझो। देखो यहाँ पे क्या है, एच है, ओ है, यू है, एस है, ई है, हाउस है। अब देखो क्या करना है कि जो पहले है उसको दूसरे में लिखना है, लेकिन क्या करके, एक जोड़ के। तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है, 8 में एक जोड़ोगे 9, और 9 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो 9 जो होता है वह आई का होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे, आई। समझ लो। इसी प्रकार देखो जो दूसरे में है वह पहले में लिखोगे लेकिन क्या करके, एक जोड़ के। तो ओ का अल्फ़ाबेट
पोजीशन 15 और जब 15 में एक जोड़ोगे 16 और 16 जो होता है वह पी का होता है, यानी कि यहाँ पे पी दोगे। तो देखो यहाँ पे आई हुआ, यहाँ पे पी हुआ, और जो देखो यहाँ पे जो तीसरे में है ना, तीसरे में कौन है, यू है। तो जो तीसरे में उसमें 3 जोड़ना है, तो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 और 21 में 3 जोड़ोगे 24 और 24 जो होता है वह एक्स का होता है। अब देखो कि जो यहाँ पे 29 से जो दूसरे में था वह 29 से पहले में लिखना है। तो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19, 19 में एक जोड़ोगे 20 और 20 जो होता है वह टी का होता है, यानी कि यहाँ पे टी लिखोगे, समझो। फिर देखो यहाँ पे जो अंतिम में है उसको क्या लिखना है, 29 से दूसरा में, लेकिन इसमें भी क्या करना है, प्लस का एक जोड़ना है। तो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 और 5 में जब एक जोड़ोगे तो 6 और 6 जो होता है वह एफ का होता है। अब आप सभी को बताना है कि PIXFT कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो PIXFT बोले तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, तो निकल के आया ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को ऐसे प्रश्न में इस तरह से समझना होगा कि जब भी अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग आ जाए तो उसमें अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे तो राइट आंसर बहुत ही कम समय में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। देखो 15 नंबर का प्रश्न जो है कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीका से समझाऊंगा, समझना। करा यदि बीते हुए कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब होगा। हमारी बातों को समझना, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग टुडे समझना, यानी आज पहले देखना आज। तो यहाँ पे क्या लिखो, आज, यहाँ पे आज लिख दियो, आज लिख दियो। अब आप लोग देखो क्या कर रहा है प्रश्न, कर रहा है यदि बीते कल से पहले, बीते कल यानी जो बीत गया यानी पास्ट, यानी कि आज जो प्रेजेंट में यानी टुडे, आज से जो बीते हुए कल यानी कि कल, यानी कि कर रहा है इस दिन को, उससे कल से पहले शुक्रवार था, यानी इससे एक दिन पहले जो था ना वह कौन दिन है, तो यह दिन कौन दिन है, तो शुक्रवार है, समझना कौन सा दिन है, शुक्रवार। अब कर रहा है तो सोमवार कब होगा। तो देखो शुक्र यहाँ पे समझना, अब कर रहा है तो सोमवार कब होगा। तो देखो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा सोमवार। अब सोमवार कब होगा, तो देखो यह आज है, तो आज के बाद यानी एक दिन, तो आज के बाद एक दिन को हम क्या कहते हैं, तो कल कहते हैं, यानी कि आने वाली कल। तो कौन सा ऑप्शन है होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आने वाली कल में जो होगा वह कौन सी दिन होगा, तो वह सोमवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है शब्दों का, यहाँ पे संबंध बताना है आकृति के अनुसार, यानी कि सोचना और समझना होगा कि सांप, छिपकली और सरीसृप का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग चयन करोगे, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध कौन सा ऑप्शन बता रहा है, जो आप सभी को यहाँ पे बताना होगा। तो कैसे आप लोग सोचोगे भाई, तो देखो इस तरह से सोचना। यहाँ पे देखो सरीसृप के लिए अगर आप लोग एक गोला बनाते हो, बड़ा वाला गोला, देखो बड़ा वाला गोला मैं सरीसृप के लिए बनाया हूँ। तो देखो जितना भी सांप है वह सरीसृप के अंदर आ जाएगा, यानी सांप जो है वह क्या है, तो सरीसृप के अंदर है। अब देखो छिपकली, यह जो छिपकली है यह भी सरीसृप के अंदर आ जाएगा, यानी कि सांप और छिपकली दोनों क्या है, सरीसृप है, यानी सरीसृप के अंदर आ जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 17 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं, समझना। करा है किस शब्द, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द को अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है ना, आप सभी को बताना है इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है, जो आप सभी को बताना है और सोचना समझना है। तो देखो
यहाँ पे देखो ऑप्शन ए को देखते हैं, आर है, ई है, ए है। तो देखो आर है, ए है, ई देखो कहीं दिख रहा है, ई कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन बी को देखो, टी है, फिर यू है, फिर टी है, फिर देखो ओ है, फिर देखो आर है, देखो आर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी बनाया जा सकता है। तो वही तो पूछा है, वह शब्द चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी नहीं। तो बोलोगे कैसे, तो देखो NITE, देखो एन है, फिर देखो आई है, फिर देखो टी है, लेकिन ई देखो इसमें कहीं नहीं है, फिर देखो इसमें भी देखो ई है, तो ई भी देखो इसमें कहीं नहीं है, यानी वनली वन कौन बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा आप सभी से, समझना। देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या करा, 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यह किस प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। और जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को मैं किस प्रकार से बोला हूँ, तो आप सभी इसमें क्या करना है, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे कि हमारी बातों को समझना, देखो यहाँ पे क्या है, ई है, ए है, जी है, फिर देखो ई है और फिर आर है, और इतना को क्या लिखा, तो 5 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, 7, 5, 9 इतना लिखा। अब देखो आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे कि देखो ई का कितना होता है, 5 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है, ई का कितना होता है, 5, और आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 18 होता है। समझ रहे हो। अब देखो कि आखिर इसमें क्या है, तो क्या है क्या, तो देखो अगर हम बात करें ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, तो देखो यहाँ पे 5 लिख दिया, यानी कि लिख दिया। फिर देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, तो देखो 1 यहाँ पे लिखा तो लिख दिया। इसी प्रकार जी का देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, तो 7 लिखा तो लिख दिया। फिर देखो ई का 5 होता है, तो 5 लिखा तो लिख दिया। फिर देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा 9, यानी कि क्या किया इसमें, तो इसमें थोड़ा सा खेला। क्या खेला, तो देखो अगर हम बात करें आर, और आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा, तो क्या किया ना कि आर का विपरीत लिख दिया। यानी कि आर का विपरीत क्या होता है, तो आर का विपरीत आई होता है। तो बोलोगे सर कैसे निकाल लेते हैं आर का विपरीत आई, तो देखो जब भी किसी का उल्टा निकालना है ना, तो आप सभी को क्या करना होगा कि 27 में उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन घटा दो। तो देखो आर का अपोजिट निकालना चाहते हो, उल्टा निकालना चाहते हो, तो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, तो 27 में 18 घटाओगे तो 9 आएगा, और 9 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन आई का होता है। देखो यहाँ पे 9 लिखा, यानी आर का उल्टा 9 लिख दिया। आर का उल्टा आई होता है और आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, इस तरह से लिखा। तो आप लोग को इसमें भी वही करना है, यानी इतना का सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है, लेकिन अंत वाले को उल्टा लिख देना है, यानी उल्टा का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। समझ रहे हो। और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे सी है, ए है, डी है, ई है, टी है। अब आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। जैसे कि समझो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, ए का 1 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है। लेकिन जब टी का लिखोगे तो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन आप लोग 20 नहीं लिख दोगे, क्या करोगे, टी का उल्टा निकालना है। और उल्टा कैसे निकालते हो, 27 में इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन घटाओगे, यानी 20 घटाओगे तो क्या आएगा, 7, और 7 जो होता है यहाँ पे आप लोग 7 लिखोगे। समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3, 1, 4, 5, 7, 3, 1, 4, 5, 7 बोले तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो क्या है आप सभी के लिए, देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना। और 21 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, समझो। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में, यानी कि उसके भाग में निरूपित है घूर्णन करने की अनुमति नहीं है। यानी आप सभी को बताना होगा क्या जो प्रश्न आकृति है ना, कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे समाहित है, जो आप सभी को पता करना है, लेकिन घुमाने की आप सभी को अनुमति नहीं है। तो किस प्रकार से देखो भाई, यहाँ पे देखो अगर आप लोग ऑप्शन
ऑप्शन ए को देखते हो तो ए होगा नहीं। तो बोलोगे सर किस प्रकार से नहीं होगा? तो देखो, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो बी नहीं होगा, अगर ऑप्शन सी बात करें तो नहीं होगा। तो बोलोगे कैसे नहीं होगा? तो देखो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में देखो क्या है, तो इस तरह से देखो नीचे कुछ भाग खाली है, लेकिन यहाँ पे देखो यह नीचे सटा हुआ नहीं है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे देखो इसका लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है, समझो। अब देखो यहाँ पे देखो यह तो लॉजिक यहाँ पे और फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ भी देखो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि यह जो लकीर है इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यह है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन डी में, तो देखो ऑप्शन डी में जो इस तरह से है ना वही यहाँ पे समाहित है, यानी कि यह जो प्रश्न है यह ऑप्शन नंबर डी में समाहित है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो महीना क्या करा है आप सभी को, देखो 23 नंबर का प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, यानी आप सभी को बताना है कि इन ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है, जो आप सभी को क्या करना है, सोचना समझना है, और आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो किस प्रकार से आप सभी यहाँ पे बता सकते हो भाई, तो इस प्रकार से बताना, इस प्रकार से सोचना, जैसे कि देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, तो इसमें क्या किया है समझो। यहाँ पे देखो यह जो आकृति है ना, इस आकृति को बीच से डिवाइड किया है, समझना। और ऑप्शन बी में देखो इसमें भी बीच से डिवाइड किया है, पूर्ण रूप से इसमें भी बीच से डिवाइड किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसमें पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया है, यानी वह कर रहा है कि भिन्न चुनना, यानी 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन चुनना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, और यह प्रश्न आप सभी को मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और आप लोग बताना लुप्त संख्या क्या होगा, यानी मिसिंग नंबर। इस वाट के जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या होगा। जिस प्रकार 5 से 12, 26, 54, 110 हुआ, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को क्या करना है, तो बताना, सोचना समझना। आप लोग अभी तुरंत ही कैलकुलेशन करो, और कॉपी कलम है, और इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताओगे। सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या जो भी हो आप लोग कमेंट में करना, ईमानदारी पूर्वक, समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।